खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि अलवर जिले के सरिस्का के जंगल से अब टाइगर भाग निकला है। वो बानसूर इलाके में पहुंच गया है और अभी तक ट्रैंकुलाइज ना होने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। टाइगर को बानसूर के गांव डांगीवास और दुंटवास के पास साबी नदी में देखा गया है। वन विभाग की टीम ST-2303 का पीछा लगातार कर रही है, उसके लगातार तलाशी की जा रही है। करीब 20 दिन पहले अलवर जोन से ये टाइगर ST-2303 निकलकर कोट कासिम रेवाड़ी सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन वन विभाग की टीम लगातार अभी मशक्कत में कामयाब नहीं हो पा रही है। एक सप्ताह से वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाई है। तो ये आपको तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं कि कैसे सरसों के खेत में और उसके पंजे के निशान टाइगर को मिले हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, 20 दिनों से तलाशी और 1 हफ्ते की और तलाशी, लेकिन अभी भी वन विभाग पीछे है ट्रैंकुलाइज करने में टाइगर को। जी, सरिस्का प्रशासन के द्वारा जो NCA की गाइडलाइन है उसके तहत प्रत्येक बाघ की मॉनिटरिंग पर एक टीम लगाई गई है और वो टीम दिन में 2 बार टाइगर की मॉनिटरिंग और उसकी लोकेशन की रिपोर्ट विभाग को देती है। उसके बावजूद सरिस्का के जंगल से छोड़कर के बाघ करीब 20 दिन तक किशनगढ़ बास की रेंज में जो पहाड़ी है वहां घूम रहा था। तब उसे सरिस्का प्रशासन के द्वारा ना तो ट्रैंकुलाइज किया गया, ना वापस लाने के प्रयास किए गए। उसके बाद टाइगर जो है वो उसका मूवमेंट गांवों की और आबादी की ओर हुआ और वो जंगल को क्रॉस करते हुए करीब 250 किलोमीटर का एरिया दो राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए और अब चौथे जिले की सीमा में पहुंच चुका है। अलवर से खैरतल जिला, खैरतल से हरियाणा के रेवाड़ी जिला में पहुंचा और उसके बाद अब वापिस बहरोड और जो कोटपुतली जिला है उसके बानसूर उपखंड इलाके के गांवों में पहुंच गया है। वहां उसकी लोकेशन मिली है। तो करीब 250 किलोमीटर का जो सफर है वो टाइगर ने गांवों में, जंगल में और सरसों के खेतों और गेहूं जो किसानों की जो खेती है उनमें होकर के गुजारी है। टीम 7 दिन से लगातार पीछा कर रही है, लेकिन अब तक इतने आधुनिक होने के दावे किए जाते हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की बात की जा रही थी और ट्रैंकुलाइज करने के लिए एक्सपर्ट की जो टीम है वो बुलाई गई, लेकिन अब तक जो नतीजा निकला वो ढाक के 3 पात जैसा नतीजा है। ना ही उसको ट्रैंकुलाइज किया जा चुका है और ना ही उसे अभी सरिस्का के जंगल में लाने में कामयाबी मिल पाई है। और इस दौरान जो टाइगर है उसके द्वारा एक किसान पर हमला किया गया और उसके बाद जो फॉरेस्ट की जो टीम है जो उसका मॉनिटरिंग कर रही थी, पीछे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उस टीम के सदस्य पर, वनकर्मी पर हमला किया था। और तो इस तरीके से 2 लोगों पर अब तक टाइगर है वो हमला कर चुका है। गनीमत ये रही है कि अभी तक कोई इंसान को पूरी तरीके से शिकार नहीं बना पाया है, लेकिन अगर आबादी के आसपास जाएगा तो टाइगर ये किसी इंसान को भी इससे नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो तमाम अब व्यवस्थाएं की गई हैं वन विभाग की टीम की तरफ से कि कैसे जल्द से जल्द टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके उसको उसकी जगह पर सुरक्षित वापस पहुंचाया जाए, क्योंकि इस दरमियान 2 लोगों पर टाइगर हमला भी कर चुका है, वन विभाग की एक टीम पर और एक किसान पर। और एक बड़ा सवाल अब है और साथ ही लोगों में दहशत का माहौल भी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से यह बड़ी खबर बताते चले कि सीएम भजन लाल थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सरकार के मंत्री विधायक भी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री जवाहर सिंह भेडम, विधायक कैलाश वर्मा और रमेश खिंची भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। रामविलास मीणा समेत कई नेता मौजूद हैं। ERCP मंजूर होने पर सीएम भजन लाल को ये सभी एयरपोर्ट पर बधाई देने के लिए मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनको बधाई देने के लिए मंत्री और विधायक बीजेपी के वो सभी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कौन कौन लोग एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के साथ मंत्री जवाहर सिंह भेडम भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके साथ साथ रामविलास मीणा और रमेश खिंची, कैलाश वर्मा, ये सभी लोग विधायक के साथ मंत्री भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां बधाई दी जाएगी। और एक बड़ी जो अटकलें थी
ईआरसीपी को लेकर अब वो शांत होती दिखाई पड़ रही है, अब वो खत्म होती दिखाई पड़ रही है भर से, क्योंकि एमओयू साइन होने के बाद अब ये मान सकते हैं कि अब उस पर एक्शन होगा। और लगभग 5 साल का कार्यकाल है नए मुख्यमंत्री का, बीजेपी का इस बार, तो 5 साल के अंदर अंदर ईआरसीपी परियोजना जल्द से जल्द अप्लाई भी कर दी जा सकेगी। और 13 जिले जो इससे सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, चाहे सिंचाई के लिए या फिर पेयजल के लिए, उन तमाम जिलों को खेत की फसल की सिंचाई के लिए और पानी पीने के लिए भी उपलब्ध हो पाएगा। राजस्थान की जनता में खुशी की लहर है और इसको लेकर बीजेपी कार्यालय में भी कल जश्न मनाया गया था, पटाखे फोड़कर, मिठाइयां बांटकर। और आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बधाई देने के लिए तमाम विधायक और मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। अब अगले खबर की बारी है, जहां पर विधानसभा सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले कि सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी और जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद जारी रहेगा। पेपर लीक एक सबसे बड़ा मसला है कि हमने देखा पिछले दिनों भी विधानसभा की कार्रवाई पर पेपर लीक के मसले पर पहले दिन ही हंगामे के बेट चढ़ गया था और उसमें एसआईटी की टीम जो गठित कर दी गई थी भजन लाल सरकार की तरफ से, इसमें विपक्ष की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। तो इस बार फिर जब 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो पेपर लीक के मुद्दे पर फिर से हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही विधानसभा में ईआरसीपी की गूंज भी सुनाई पड़ सकती है, प्रश्न और जवाब भी दिए जा सकते हैं। तो बड़ी आज कम से कम 2 बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, पेपर लीक को लेकर जिस तरह पूर्व की कांग्रेस सरकार में तमाम पेपर स्थगित हुए, पेपर लीक हुआ, तमाम अभ्यर्थियों के सपने साकार नहीं हो पाए, झटका लगा, उसको लेकर जब ये नई सरकार गठित हुई तो सबसे पहले जब पहली बार मीडिया से इंटरेक्ट किया शपथ ग्रहण के बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसआईटी गठित की जा रही है। और उसके बाद अब ये जब विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी तो पेपर लीक का मसला और ईआरसीपी की गूंज सुनाई पड़ सकती है आज सदन की कार्यवाही में। और जैसलमेर से बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बैठक होनी है। महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है क्योंकि वैभव गहलोत और महेंद्र चौधरी आज इस बैठक में सम्मिलित होंगे, पोखरण आएंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बैठक ली जाएगी और इसमें साथ ही फीडबैक भी लिया जाएगा। कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने का मंत्र देगी। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा स्टेटमेंट आ गया था कि 25 के 25 सांसद इस बार फिर हमारी झोली में है, कहीं नहीं गए वो बीजेपी से दूर। एक तरफ बीजेपी जहां फुल कॉन्फिडेंट है 25 के 25 सांसदों को लेकर, तो इस बार जहां जोरदार झटका इस बार विधानसभा में कांग्रेस को लगा, लेकिन लोकसभा की दृष्टि से कांग्रेस बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहती है। इसलिए अब कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। फुल मैनेजमेंट के तौर पर अब कांग्रेस भी चुनावी मैदान में एक तरह से कूद पड़ी है और इसीलिए वैभव गहलोत आज, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि महेंद्र चौधरी आज पोखरण आएंगे और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चर्चा भी करेंगे। इस बैठक में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को हो सकता है मंत्र भी दिया जाए तैयारियों के लिए लोकसभा की दृष्टि से। और वही बात ईआरसीपी की, क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता आखिर हो ही गया है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमओयू साइन कर ही दिया। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी पिछले लंबे वक्त से लंबित चल रही थी, ऐसे में आज इसका एमओयू होना हमारे लिए काफी ज्यादा सुखद है। और इसके पहले कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार इसे उलझाने की कोशिश करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने इसे मूर्त रूप देकर आगे बढ़ाया है और इस योजना से राजस्थान का काफी बड़ा भूभाग प्रभावित होगा। ऐसे में यह योजना पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। तो आपको बता दें कि 13 जिले, चाहे वो चंबल रिवर फ्रंट की बात करें हम मध्य प्रदेश के, या फिर 13 जिलों की जिसमें भरतपुर, कोटा, तमाम वो जिले आते हैं राजस्थान की, जो सीधे प्रभावित, यानी कि 26 जिलों को इस एमओयू साइन होने के बाद सीधे सीधे इस योजना का
जो परिणाम होगा वो मिलेगा। ये पेयजल और सिंचाई योजना जो इतने दिनों से अटकी हुई थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उसके पहले वसुंधरा राजे की सरकार में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। राजस्थान सरकार लगातार ये बोलती आ रही थी, पिछली पूर्ववर्ती सरकार, कि प्रधानमंत्री यानी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बोला गया, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, फंड नहीं पास किया गया, मामला अटका हुआ है। जबकि दोनों जगह पर, चाहे कांग्रेस की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों जगह पे सरकार कांग्रेस की थी, चाहते तो मसला सुलझा सकते थे, लेकिन शायद कह सकते हैं कि इंटेंशन नहीं था। और इसीलिए अब जब दोनों नए मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश के और राजस्थान की बात करें, तो अब इस विवाद को खत्म कर दिया गया है। दोनों विवाद 5 साल तक इस योजना को अटका के रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गहलोत सरकार को, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को, जिसने इस योजना को अपने हाथ के अंदर लिया और ये कहा कि भारत सरकार अगर इसमें मदद नहीं करती है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करती है, तो राजस्थान सरकार इसको पूरा करेगी। और उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए इस योजना को शुरू किया। 2 बांध, नवनेरा बांध और इसरदा बांध लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, वो इसी परियोजना के हिस्से हैं। अगर बीजेपी को करना था तो आज से 5 साल पहले करती। आज राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए राजस्थान के 13 जिलों को इन 5 साल इंतजार करना पड़ा है। जनता इस 5 साल का जवाब मांगेगी इनसे कि आपने 5 साल की देरी क्यों की है। और दूसरा, अभी भी कोई टाइमलाइन इन्होंने जारी नहीं की है कि हम इस योजना को कब तक पूरा करेंगे। ये इसकी टाइमलाइन जारी करें। और 25 सांसद यहाँ के और यहाँ का जल शक्ति मंत्री, इसके बावजूद 5 साल तक जनता को जो धोखा दिया है उसका जवाब भी जनता इनसे मांगेगी। आज तमाम विधायकों ने बिजली को लेकर कई सवाल लगाए हैं, बिजली तंत्र को लेकर, कई जगह आघोषित कटौती को लेकर। तो क्या सदन में विपक्ष का बिजली को लेकर रोल रहने वाला? देखिए, हमने बिजली पे चर्चा करने के लिए भी कहा है। बिजली की स्थिति लगातार जब से सरकार बनी है खराब होती जा रही है। किसान को रात को बिजली दी जा रही है, वो भी टुकड़ों में दी जा रही है। लगातार BCR भरने का काम चल रहा है, लगातार ट्रिपिंग चल रही है। जो 24 घंटे सिंगल फेज मिलनी थी वो 4 घंटे भी नहीं मिल रही है। 3 फेज जो किसान को 6 घंटे मिलनी चाहिए वो 3 घंटे भी नहीं मिल रही है। अघोषित एक कटौती बिजली में लगातार चल रही है। और यही नहीं, बिजली विभाग के द्वारा पंचायतों के और PHD विभाग के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ गाँव के अंदर पब्लिक भारी परेशान है, उनको दिक्कत आ रही है। इसमें भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें बिजली के लिए करने वाले लोग बिजली की जो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है उस पर कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। आज सदन में हमारे विधायकों ने, आज ही नहीं जब से सत्र चला है। आप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुन रहे थे। 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और उसके पहले ये मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और ERCP को लेकर देखिए राजनीति छिड़ चुकी है। साफ तौर पर तंज कस दिया क्या कि ठीक है, ये तो सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार इसकी शुरुआत की थी। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की पहल भी कांग्रेस ने की और कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित होगी तो हम करेंगे। अब ये सरकार डिक्लेयर करे कि किस डेट को शुरू की जाएगी या किस डेट तक इसका काम संपन्न हो जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ दीपक भरतपुर से जुड़े हुए हैं और आशीष दौसा से जुड़े हुए हैं। भरतपुर, दौसा, टोंक, ये ऐसे जिले हैं, 13 जिले जो सीधे प्रभावित होते हैं ERCP से। दीपक, भरतपुर की जनता ERCP के MOU से साइन होते हुए कितनी ज्यादा खुश है? दूसरी बात, टीकाराम यानी कि राजनीति भी शुरू हो गई, अब वो दिनांक भी पूछा जा रहा है कि कब तक हो जाएगी कंप्लीट ERCP। दीपक, देखिए श्रुति, ये ERCP जो है 13 जिलों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी और लंबे समय से जनता को इसका इंतजार था। लेकिन जैसे ही दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी तो कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच जो MOU साइन हुआ है उससे अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। उनको लग रहा है कि अब जल्दी ही उनको सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी मिलेगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान, धौलपुर, भरतपुर, करौली और अलवर ये ऐसे ज़िले हैं जो पानी के लिए वंचित हैं।
ऐसे में अब ये योजना है वो बड़ी महत्वपूर्ण लाभकारी होगी और लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कल से ही लगातार जगह जगह पटाखे चलाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, क्योंकि जनता जो है वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी और ये माना जा रहा था कि ये योजना जो है वो कब धरातल पर उतरेगी। और ऐसे में अब ये वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये कल बैठक हुई थी और उसके बाद ये MOU साइन हुआ है, जिसके बाद अब जल्द ही इस परियोजना को लेकर के जो काम है वो शुरू होगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये योजना का लाभ मिलेगा और क्या वो सोचते हैं। ERCP को लेकर के लंबे समय से इंतजार था भरतपुर धौलपुर के लोगों को। धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने तीनों बैठकर जो हमारी लंबे अरसे से समस्या बनी आ रही थी उसको पूरा किया। और इस ERCP के माध्यम से भरतपुर में पानी की सुविधा होगी, उद्योगों का वातावरण बनेगा और जब उद्योग चलेंगे तो गुंडागर्दी भी कम होगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसी योजना तुरंत चालू हो जाए और सबको फायदा मिले। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से इस योजना को लेकर के सोचते हैं आप, क्या फायदा होगा, कितना पानी जो है वो मिलेगा, और ये लंबे समय से मांग थी। 20 साल पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी से नदी जोड़ो योजना को शुरू करने का प्रयास किया था। इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला 13 जिलों को, 13 जिलों में सूखे की समस्या खत्म होगी। अभी किसान भरतपुर में जो अपना क्षेत्र है उसमें कम पानी की फसलों को बोता है। कम पानी की फसलों को बोने का मतलब है कि सरसों या और भी चीज़, चने का, दलहन का खेत हमारे यहाँ से खेती काफ़ी कम हो गई। पानी जब पूरा मिलेगा तो खेती यहाँ दलहन की, अनाज की, इन चीज़ों की बढ़ेगी, किसान को बड़ा लाभ मिलेगा। और किसान जब लाभ होगा, किसान को जब लाभ होगा, किसान जब सक्षम होगा तो बाजार में पैसा आएगा, उद्योग चलेंगे, धंधे चलेंगे, व्यापार चलेगा। इससे इस देश की पानी की पीने की समस्या, हमारे क्षेत्र की और पीने के पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या का बहुत बड़ा समाधान होगा। बिल्कुल। ये टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो केवलादेव नेशनल पार्क है, इसको पानी नहीं मिल पाता था। अब इस परियोजना के जरिए केवलादेव नेशनल पार्क को भी पानी पहुंचेगा, उद्योग बनेंगे, पर्यटन सिस्टम बढ़ेगा। क्या जो है, देखिए, निश्चित रूप से ERCP जो योजना है, ये उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी से नदी को जोड़ने वाली एक योजना बनाई थी, लेकिन उस समय उनकी सरकार चली गई और वो योजना लागू नहीं हुई। हमारा दीपक आपके पास लौटूंगी, लेकिन दौलत टोंक से और आशीष हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए हैं। आशीष की तरफ रुक कर लेते हैं। दौसा में ERCP के MOU साइन होने पर किस तरह के लोगों के रिएक्शन है? आशीष, आप वहां पर होंगे। अब लोग जो सिंचाई के लिए या पानी पीने के लिए दूर दराज जाते थे या टैंक भर कर लाते थे, अब वो उन सारे मुसीबतों से निजात मिल पाएगा दौसा की जनता को? आशीष, बिल्कुल, जिस तरह 13 जिलों की ये एक महती परियोजना है, सबसे ज्यादा यदि पानी के संकट से कोई परेशान है तो वो दौसा जिला है। दौसा जिले की उम्मीद लंबे समय के बाद अब पूरी होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि दौसा में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, खेत बंजर हो चुके हैं, पीने के पानी के लिए भी लोग मोहताज हैं। ऐसे में बड़ी राजनीति यहाँ पर हुई थी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर आई थी और ERCP को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे कांग्रेस सरकार के दौरान, लेकिन मध्य प्रदेश से असहमति होने के कारण ERCP पर कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच MOU साइन हुआ है। कल दिल्ली में साइन होने के बाद अब दौसा में कल भी जश्न मनाया गया था, पटाखे छोड़े गए थे, आतिशबाजी की गई थी। अभी टीकाराम जूली का जो बयान आया उस पर हम रिएक्शन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से। टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, ने ये कहा है कि जो हमारी जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, तो उन्होंने इसको पूरा करने का वादा किया था कि भाई हम अगर केंद्र सरकार पैसा भी नहीं देगी तो हम अपने स्तर पर करेंगे। साथ ही वो अब ये पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी कब तक इसको पूरा कर देगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो ERCP है, ये राजस्थान के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी राजस्थान में पानी की जो समस्या है और किसान त्राही त्राही कर रहा है, तो उनके हित को सोच करके भारतीय जनता पार्टी इस प्रोजेक्ट को लेकर के आई। टीकाराम जी जूली जिस तरह से बयान दे रहे हैं, 5 साल तक वो सत्ता में रहे। ठीक है आशीष, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन दौलत भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, टोंक में किस तरह के रिएक्शन है ERCP को लेकर? क्योंकि काफी दिनों से ये मसला अटका हुआ था, अब जाकर ये मसला हल हो पाया है। दौलत,
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईआरसीपी जो है वो राजनीति मुद्दा बना हुआ था और पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार की 5 साल में लगातार इसको लेकर बयानबाजी होती रही। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सामने एमओयू साइन किया है। और पानी को लेकर अगर बात करूं तो टोंक जिला है वो पूरे प्रदेश को पानी पिलाता है। बीसलपुर बांध के जरिए ईसरदा बांध बन रहा है, यहां से दौसा और सवाई माधोपुर को भी पानी पिलाने की जो योजना है वो चल रही है। हाँ। और अब ईआरसीपी जो ये पूरी परियोजना है, ये एमओयू साइन होने के बाद में स्वाभाविक कोई चीज शुरू होती है तो उसमें समय लगता है। आगामी समय में जब ये पूरी फलीभूत हो पाएगी, जब ये धरातल पे आ जाएगी तो टोंक समेत जो 13 जिला है उनको सिंचाई और पीने का पानी जो है वो मिल पाएगा और लोगों को इससे फायदा मिलेगा। पीछे भी लोग दिख रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी ले लीजिए विष्णु शर्मा जी। जी बिल्कुल विष्णु जी, किस तरह से लोगों को फायदा मिलेगा इस ईआरसीपी का एमओयू होने के बाद? निश्चित रूप से ये हमारी राष्ट्रीय परियोजना है। जो जल विवाद था, कल आपने देखा कि दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और यादव साहब मध्य प्रदेश के दोनों के साथ एमओयू साइन हो चुका है। हमारे जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के सानिध्य में विवादता समाप्त हो चुका है और अब इस परियोजना से 13 जिलों के आम वासियों, ग्रामवासियों को, किसानों को, आम जन को, औद्योगिक कॉरिडोर को, अभी तक सिर्फ राजनीति ही होती रही, अब एमओयू साइन हो गया। क्या विश्वास दिला सकते हैं कि राजनीति नहीं अब काम होगा? ये काम आप 1 महीने में देख सकते हैं कि इस भजन लाल सरकार ने और मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने, दोनों ने धरातल पर उतरकर जो ये विवाद था वो समाप्त कर इसको राष्ट्रीय परियोजना का एमओयू साइन हो चुका है। और निश्चित रूप से इसको आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे 13 जिलों में पानी की पीने की समस्या को समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वो राजस्थान से है और राजस्थान के जलदाय मंत्री जो हैं वो टोंक से है, तो दोनों ही लिहाज से टोंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और टोंक बिसलपुर बांध और ईसरदा बांध, ये 2 महत्वपूर्ण बांध होने के साथ साथ में ईआरसीपी को लेकर के जो 13 जो यानी जिले हैं उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो टोंक बहुत महत्वपूर्ण है। और पानी की समस्या है वो टोंक समेत जो 13 जिले हैं, ईआरसीपी जब धरातल पर आएगी बिल्कुल तो वो तीनों वाकई में सिंचाई 13 जिलों को सीधे प्रभावित करेगी, चाहे वो पेयजल के लिए हो चाहे वो सिंचाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, दौलत और आशीष अपने अपने जिले से बताने के लिए कि ईआरसीपी को लेकर जनता क्या सोच रही है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।